तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है ये जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, जिसका अनावरण अभी गुरुग्राम में किया गया। पोर्टेबल अस्पताल मतलब क्या समझते हैं? इसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। मतलब पूरी तरह से ये भारत में ही बनाया गया है और यहाँ पे 200 से ज्यादा रोगियों का इलाज हो सकता है एक साथ। और ये जो पोर्टेबल अस्पताल है ये 72 मिनी क्यूब से बना है जिन्हें आप अलग अलग करके एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं और फिर से जोड़ करके उसे अस्पताल बना सकते हैं। फिर बताओ, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा संध्याक। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से ये पहला है जिसका नाम संध्याक है और इसे अभी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। संध्याक जहाज ये 110 मीटर लंबा है। आप कह सकते हो ये भारत का अब तक का सबसे लंबा सर्वेक्षण पोत है। तो 2-3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि अभी जो 4 सर्वेक्षण पोत को बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है? पहले तो याद रखना, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता इसे बना रहा है और इन चारों में से पहला अभी लॉन्च हो चुका है, मतलब भारतीय नौसेना को सौंप दिया बना करके। उसका नाम क्या है? उसका नाम संध्याक है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो आंसर होगा गीतिका कौल। तो सियाचिन की अगर हम पहले बात करें तो ये हिमालय की कोराकोरम रेंज की पूर्वी भाग में समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अभी भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। आपको बता दूं कि पूरे सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत के नियंत्रण में ले लिया गया था। अच्छा, एक प्रश्न बन सकता है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। और सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का तो सबसे बड़ा और तजाकिस्तान के फैदचेनको हिमानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें। फिर बताओ, अभी हाल ही में मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो मार्स परसिवरेंस रोवर ये मंगल ग्रह से चीजें इकट्ठे करने के मिशन पर है जिससे हमें लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के बारे में और अधिक समझने में जानने में सहायता मिलेगी। और अक्षता कृष्णमूर्ति इस मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। बाकी अरुणा सुब्रमण्यम आप जानते हो, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी। तो ये आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। और इसको जीत लिया है जर्मनी ने। जर्मनी का ये पहला खिताब है, पहला टाइटल है। और इसमें जर्मनी ने किसे हराया या उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा फ्रांस। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू ये चेन्नई की रहने वाली है और अभी ये भारत की 84th नंबर की शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो आर प्रज्ञानानंद है ना, उनकी बहन है। तो आप कह सकते हो कि ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने वाली ये पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी बन गई है। फिर बताओ, अभी हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 की, जिसका आयोजन अभी 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हुआ। कहाँ पे? लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में। यहाँ पे वुमेन सिंगल का टाइटल तो जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, ये जापान की हैं। और मेन सिंगल जीता है ची यू जेन ने, ये चीनी ताइपे के बैडमिंटन प्लेयर है। देखो, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें,
इसकी शुरुआत होती है, स्थापना होती है 1991 में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा। और 2004 में इसे पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिस्टर जेफ को। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ये क्या याद रखना है यहां से कि 2023 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला किसे? सिस्टर जेफ को। और ये किस देश की है? ये पाकिस्तान की है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये 8वीं शिक्षक बन गई है ये सम्मान पाने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न मैंने आपको नवंबर में भी पढ़ाया था, नवंबर के स्टार्टिंग में या अक्टूबर के एंड में पढ़ाया था मैंने आपको ये, जब मैंने आपको कहा था कि 10 लोगों को फाइनल लिस्ट में चुना गया है, जिसमें से एक भारतीय भी है। उनका नाम दीप नारायण नायक है, जो पश्चिम बंगाल से हैं। कुछ याद आया आपको? अच्छा, क्या अभी तक किसी भारतीय को यह सम्मान मिला है? यह भी तो प्रश्न बन सकता है। तो आंसर होगा यस, उनका नाम है रणजीत सिंह डिसाले। सन 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको मिला था। और ये ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वर्की फाउंडेशन के द्वारा। तो मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 की हम बात कर रहे हैं। अभी किसे मिला है? सिस्टर जेफ को मिला है, ये पाकिस्तान की हैं। और ये सम्मान पाने वाली ये 8वीं शिक्षक बन गई हैं। ये आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हो गए। बाकी जो ये ऑप्शन है ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब्दुल्लाही मायर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 मिला। पेरुमल मुरुगन 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। एक शेनिस पलाशियो, नाम याद होगा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, 72वां संस्करण था। ये किस देश की है? निकारागुआ की है। अच्छा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहले आपको बताना है, एक तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? जो भी नाम इनका होगा ना, मैं आपको बता दूं, वो बुल्गारिया के लेखक है। उन्होंने उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये पुरस्कार जीता है। अब नाम आप बताओ। उसी तरह से अभी कुछ दिन पहले बुकर पुरस्कार 2023 भी दिया गया, उनका भी नाम बताओ किसे मिला? और वो आयरलैंड देश के लेखक है। अभी उन्हें उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए ये पुरस्कार मिला है। दोनों के नाम आपको बताने, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह। और अभी बीसीसीआई के सचिव भी हैं जय शाह, जिनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। और इस प्रकार भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। जय शाह ये वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, इनके अलावा जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, उसको प्रथम CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो IPL टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। और खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु को। तो ये भी ध्यान रखना। आपको याद है अभी किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला था? तो शीतल देवी को मिला था। इनका संबंध तीरंदाजी से है, पैरा तीरंदाज है ये। तीरंदाजी मतलब आर्चरी प्लेयर है, ये तीर चलाती है पैरों से, वो भी ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य को COP 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला? तो आंसर होगा बिहार। आपको बताया 2023 में COP 28 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। तो अभी वहीं पे बिहार के वनीकरण प्रयासों, विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। चलो फिर बताओ, अभी ICFRI मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी, डायरेक्टर बनी कौन? तो आंसर होगा कंचन देवी। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी, इनका नाम है।
इसका मुख्यालय आपको मिलेगा देहरादून में। ये 1986 में स्थापित भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा संगठन है। अभी आपको याद है देश की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया था मनीषा पीड़ी को, और देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी थी दिशा नायक। फिर बताओ, अभी भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जितेश जॉन को। तो अभी जितेश जॉन इनको भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अभी नितिन गुप्ता की बात करें तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बने थे अभी संजय कुमार अग्रवाल। बाकी फिक्की के महासचिव ये शैलेश पाठक बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा रेवंत रेड्डी। आपको तो याद होगा अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। कौन कौन से 5 राज्य? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। जिसमें से ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आई, तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जेपीएम पार्टी, वहीं की लोकल पार्टी है ये। और अगर बात करें तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी आई है, और अब इसके नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी घोषणा कर दी गई, उनका नाम रेवंत रेड्डी है। आप कह सकते हो ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ सन 2014 से, क्योंकि पहले तो के चंद्रशेखर राव थे। तो तेलंगाना के गठन के बाद से वही यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, और अब उनके बाद ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, या यूं कह दूं कि वहाँ पे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं ये। इनका निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल विधानसभा क्षेत्र है, तो इनका नाम याद रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा सिंगापुर और ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है, जिसे आप बोल सकते हो दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची। और इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिक और सिंगापुर, ये दोनों टॉप पर हैं। इस लिस्ट में 173 शहरों की सूची जारी की गई है, जबकि सीरिया की कैपिटल दमिश्क ये सबसे सस्ते शहरों की सूची में नंबर 1 पर है। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो आंसर होगा 4। तो फोर्ब्स ने अभी दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की है, और इस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। उनके नाम मैं आपको बताऊं तो एक तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, और वे इस लिस्ट में 32वें स्थान पर है। एक HCL की CEO हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, वो इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन भी हैं सोमा मंडल, वो इस लिस्ट में 70वें स्थान पर है। और बायोकॉन की जो फाउंडर है किरण मजूमदार शॉ, वो इस लिस्ट में 76 नंबर पर है। तो इस तरह से इस 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जो है फोर्ब्स की, इसमें 4 ये भारतीय महिलाएं हैं। उनके रैंक भी मैंने आपको साथ में बता दी है। लेकिन अब आप पूछना चाहोगे, ये तो हो गई 4 भारतीय महिलाएं, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर कौन सी महिला है? तो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेन, वो इसमें टॉप पर है। दूसरे स्थान पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है क्रिस्टीन लेगार्ड, और तीसरे पे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका नाम है। तो ये टॉप 3 भी मैंने आपको बता दिए, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत के 19 महानगरीय शहरों में से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा कितने 14,158 मामले दर्ज है। तो शहरों में तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों के अनुसार दिल्ली टॉप पर है, दूसरे पे मुंबई है, तीसरे पे बंगलुरु है। यहाँ पे हमने शहरों की बात की है, लेकिन वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र आ जाएगा और तीसरे पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। और अगर आप पूछोगे कि बाल शोषण यानी कि पॉक्सो के सर्वाधिक मामले ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो महाराष्ट्र में मिलेंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज है महिलाओं के खिलाफ? 58,24,946 मामले हैं।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 91वीं यानी कि 91 नंबर की इंटरपोल महासभा का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो अभी 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ये ऑस्ट्रिया देश में किया गया और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे सीबीआई जो डायरेक्टर है प्रवीण सूद ने। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरपोल को स्थापित हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं और अभी इसी सम्मेलन में इंटरपोल ने एक बायोमेट्रिक हब को भी लॉन्च किया जो अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते समय व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करने का एक उपकरण है, एक डिवाइस है। अच्छा, ये भी याद रखना कि 2022 में जो इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली महासभा का आयोजन हुआ था वो भारत में किया गया था, नई दिल्ली में। वैसे भारत ये 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ था। अच्छा देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर लिया कि भारत इंटरपोल का सदस्य देश कब बना था, 1949 में। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि भारत ने 2 बार इसकी मेजबानी की है, मतलब इसके जो सम्मेलन होता है इसको भारत 2 बार होस्ट कर चुका है। कब कब? एक तो 1997 में और अभी पिछला वाला 2022 वाला। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। पहले हम इंटरपोल की बात करते हैं। इंटरपोल फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन, फ्रांस में। अब इसके सदस्य देश कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। 196 मेंबर कंट्रीज है इनमें। अब एक तरह से ये स्टैटिक प्रश्न भी बन सकता है या करंट अफेयर्स का प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि कई जगह आपको अभी भी पढ़ाया जाएगा कि इसमें सदस्य देश 195 है, लेकिन आपको याद रखना है 196 है। अब 196 नंबर का कौन सा देश बना इसका सदस्य, ये एज ए करंट अफेयर्स प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहले सुन लो कौन सा क्या नाम है उसका। उस देश का नाम है पलाऊ, जो इसका 196 नंबर का देश है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि अभी नवंबर 2023 में ही ये इसका नया सदस्य देश बना है। तो बन गया ना करंट अफेयर्स का प्रश्न ये। बाकी इसके सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन स्टॉक और प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल रायस। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। तो 82 नंबर का भारतीय सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन ये भी 2 से लेके 5 दिसंबर 2023 तक किया गया। कहां पे? गुजरात के गांधीनगर में। इस सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नई टेक्नोलॉजीज पर चर्चा की गई। इससे पहले जो 81वें नंबर का भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। फिर बताओ, अभी हाल ही में सेंड्रा डे कॉर्नर का निधन हो गया। वे किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला थी ये सेंड्रा डे कॉर्नर, जिनका अभी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक नाम आपको जरूर याद होगा, केतांजी ब्राउन जैक्सन का। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला ये बनी थी। और अभी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का भी निधन हो गया ना। अच्छा, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज का भी तो निधन हो गया। उनका नाम क्या है? फातिमा बीवी है। फिर बताओ, अभी हाल ही में नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने किस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा राजकोट किला। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अच्छा, वैसे कंफ्यूज मत हो जाना, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले नौसेना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो सिंधु दुर्ग किले में हुआ था। वो भी मैंने ऑप्शन में डाला है। अभी नौसेना दिवस मनाया था आपने कब? 4 दिसंबर को। और नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार है। और ये 4 दिसंबर को हम ये नौसेना दिवस किस ऑपरेशन की सफलता के जश्न में मनाते हैं? तो याद रखना, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हमने ये ऑपरेशन शुरू किया था और उसमें हम सफल भी रहे थे। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। तो हर साल स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है इसकी? मिट्टी और पानी, जीवन का एक स्रोत। वैसे 5 दिसंबर को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है।
जिसकी थीम है सामूहिक कार्रवाई की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। फिर बताओ, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा लंदन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन यूके में है। अब ये स्टैटिक प्रश्न लग रहा होगा आपको, तो ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूँ या ये चर्चा में क्यों रहा? तो अभी लंदन में ही इसकी 33वीं बैठक हुई है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, और वहां पर भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में 2 सालों के लिए 2024 और 2025 के लिए फिर से चुन लिया गया है। फिर बताओ, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा रिज। रिज ये एक बोलचाल का शब्द है जो शैली, आकर्षण या रोमांटिक या यौन साथी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, और इसे अभी ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगर इसका हिंदी में अर्थ जानना चाहो तो आकर्षण होता है, जिसे आप चार्म बोल दो, अट्रैक्शन बोल दो, यह एक शब्द में मैंने आपको बताया आकर्षण। इससे पहले आपको याद होगा अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेल्यूसिनेट चुना था, और मैरियम वेबस्टर नाम की डिक्शनरी ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। ये भी न्यूज़ में थे, मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है, और इसके तहत 520 बच्चों को तस्करी से बचाया भी गया। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को उसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए $1 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की? तो आंसर होगा केन्या। एक्चुअली में भी केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो। वे 3 दिनों की भारत की यात्रा पर आए हुए थे 4 से लेके 6 दिसंबर 2023 तक, और उनकी ये पहली भारत यात्रा है। यहाँ पर भारत और केन्या के बीच में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा भारत केन्या में कृषि आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का लोन भी दे रहा है। बात केन्या की है तो ये रहा मैप में केन्या, अफ्रीकी देश है केन्या। कैपिटल इसकी नैरोबी है। आपको याद है नैरोबी में किसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और करेंसी की है केनियन शिलिंग। प्रेसिडेंट हो गए विलियम रूटो। तो ये ध्यान में रखना।